तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है क्राइम स्टोरी बाई एएस खान के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले करीब 10 दिनों से एक ही स्टोरी हर जगह, हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में और उसको लेकर तमाम राजनीति भी हो रही है। कोलकाता के नामचीन आर जयकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और वहाँ की 31 साल की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर जो सेकेंड ईयर की वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही थी और उसकी रहस्यमयी मौत और उसके साथ हुई दरिंदगी और इसकी सच्चाई को लेकर हर एक कोई जानना चाहता है कि आखिर ये है क्या। इत्तेफाक से 23 साल पहले इसी कोलकाता के इसी अस्पताल में एक हादसा हुआ था और आज 23 साल बाद इस एक हादसे ने उस हादसे को ज़िंदा कर दिया। वो हादसा इस हादसे से कैसे जुड़ता है, कैसे कोलकाता पुलिस के ऊपर उंगली उठती है, कैसे इस अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर उंगली उठाती है और कैसे कोलकाता के अभी जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके ऊपर भी उंगली उठाती है। तो पेश है पूरी कहानी। जिस जगह पर ये आरजेकर हॉस्पिटल है, यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट की दूरी पर कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है और उसका नाम है सोनाकांची। अब आप कहेंगे कि हॉस्पिटल और रेड लाइट को क्यों बता रहा हूँ, तो ये कहानी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर जाने वाली है। तो इस हॉस्पिटल से करीब 15 मिनट की दूरी पर सोनाकांची कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया और इस हॉस्पिटल के कुल 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं। एक सिर्फ हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर है और वो सबसे बड़ा हॉस्टल है। इसके अंदर लगभग 400 जूनियर डॉक्टर रहते हैं। इसके अलावा 3 बॉयज़ हॉस्टल इस हॉस्पिटल के बाहर हैं। करीब इनमें 100 से 250 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो अराउंड 600-700 के आसपास हॉस्टल में डॉक्टर रहते हैं। इसी हॉस्पिटल में 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी की वजह से ये तीनों गर्ल्स हॉस्टल हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर हैं और ये गर्ल्स वहीं रहती हैं। इनकी तादाद भी अराउंड 300 के आसपास है। इस हॉस्पिटल में भी पूरे बंगाल की तरह स्टूडेंट्स यानी यूनियन डॉक्टर की यूनियन बहुत पावरफुल है। तो ये तो रही इस अस्पताल की बात। अब इस जूनियर डॉक्टर की मौत को लेकर जो मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, जिसमें 151 मिलीग्राम सीमन मिला था, जिसकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये रेप नहीं गैंग रेप है। और उसके बाद जिस तरीके से ये मामला सीबीआई को दिया गया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़, सेमिनार के पास सबूतों से छेड़छाड़ का इल्ज़ाम, तो सारी चीज़ ने शक सवाल पैदा किए थे। और सारे शक सवाल के बीच में इससे भी कहीं ज़्यादा पुराना केस था जो लोगों को याद आ गया कि इस बार कहीं वही हश्र ना हो कि एक बड़े रैकेट को छुपाने के लिए। ये केस था 24 अगस्त 2001 का। इत्तेफाक देखिए कि उस बार भी अगस्त का महीना था, इस बार भी अगस्त का महीना है। 24 अगस्त 2001 में एक स्टूडेंट इसी हॉस्पिटल के ललित मेमोरियल हॉस्टल में रहता था जो कैंपस के बाहर था और उसी में वो रहा करता था। फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा था। नाम था सौमित्र विश्वास। सौमित्र विश्वास 4th ईयर का स्टूडेंट था इसी आर जेकर मेडिकल कॉलेज में। 25 अगस्त 2001 को इसी ललित मेमोरियल हॉस्टल के उसके रूम में सीलिंग फैन के साथ उसकी लाश पंखे से झूलती मिली थी। गले में नायलॉन की एक रस्सी थी, लेकिन जो रस्सी थी, पहला शक उसी ने सब उठाया था। वो ये कि उस रस्सी का साइज़ बहुत छोटा था। मतलब, और ये इसलिए सवाल उठा था कि नेक पे जो रस्सी का फंदा था और जो पंखे में फंदा था वो इतना छोटा था कि एक अकेला आदमी जो खुद मरने जा रहा हो वो इतनी छोटी रस्सी को पहले अपने गले में डाले और फिर पंखे में लगाए, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि गैप कम था।
तो बड़ा मुश्किल काम था कि इतनी छोटी रस्सी में दोनों जगह गांठ लगाए। खैर उसके बाद मामला कोलकाता पुलिस को सौंपा गया और कोलकाता पुलिस ने उसकी जांच की और कोलकाता पुलिस ने कुछ दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि कोई फोर प्ले नहीं है इस केस में। डॉक्टर सौमित्र विश्वास ने खुदकुशी की है, ये कहकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। कोलकाता पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब जो सौमित्र विश्वास के माँ बाप थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बार बार वेस्ट बंगाल की सरकार के पास पहुँचे, कमिश्नर के पास पहुँचे कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की बल्कि ये एक मर्डर है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है और वो रैकेट है पोर्नोग्राफी का रैकेट, अश्लील फिल्मों का धंधा, जिसके साथ ही आर जेकर हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है। बाकायदा उनकी मां ने ये आरोप 2001 में लगाया था, आज से 23 साल पहले, लेकिन किसी ने सुना नहीं। कोलकाता पुलिस ने कहा मैंने जांच कर ली, ऐसा कुछ है ही नहीं, मामला एकदम सपाट है, आपके बेटे ने खुदकुशी की है, कोई जांच आगे रखने का मतलब नहीं है। लेकिन पेरेंट्स हारे नहीं, पहुंच गए सीधे हाई कोर्ट और उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई और दलील दी कि कोलकाता पुलिस ने हमारे बेटे की मौत की जांच ढंग से नहीं की और कुछ लोगों को बचाया जा रहा है और एक बड़ा रैकेट है जिसको छुपाया जा रहा है और मेरा बेटा उसी की भेंट चढ़ गया। तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सेम अभी जो सीबीआई को सौंपी गई है इस केस में। कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी सुनी। अर्जी सुनने के बाद एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई को तो नहीं, लेकिन हम सीआईडी को ये केस सौंपते हैं और सीआईडी इसकी जांच करेगी। अब मामला सीआईडी को सौंपा गया। करीब 3 साल हो गए थे, 2003-4 की बात आ गई। अब सबूत मिट चुके थे, लेकिन फिर भी सीआईडी ने अपनी ईमानदारी से जांच शुरू की। अस्पताल के स्टाफ और बाकी लोगों से पूछताछ शुरू की और फिर अचानक एक लड़की को अरेस्ट किया और उस लड़की को ये कहकर अरेस्ट किया कि इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा धंधा चल रहा था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सपोर्ट नहीं किया, कोई आगे आया नहीं। और धीरे धीरे आज 23 साल हो गए। सौमित्र विश्वास ने खुदकुशी की थी या फिर उसका कत्ल हुआ था, आज भी ये पहेली पहेली है। लेकिन 23 साल बाद ये केस जिंदा क्यों हुआ, उसके खौलते हुए सच अब आपको मैं बताता हूँ। जब सीआईडी ने अपनी जांच की, उसके बाद लोगों से पूछताछ हुई। पेरेंट्स पहले ही बता चुके थे कि उनके बेटे ने बताया था कि हमारे कॉलेज में, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, कि यहाँ पे शूट किया जाता है अश्लील फिल्मों को। और बाकायदा उस कमरे में जब सीआईडी पहुंची थी तो वहाँ एक ट्राईपोड रखा हुआ मिला था। ट्राईपोड आप जानते हैं, जो कैमरामैन वाले, मीडिया वाले जो शूट करते हैं, वो ट्राईपोड पे कैमरा रख के शूट करते हैं। तो अब एक डॉक्टर के रूम में, एक हॉस्टल के रूम में 2001 में, आजकल तो तमाम रील्स वगैरह बनती भी हैं, लेकिन 2001 में रील्स वील्स पैदा भी नहीं हुआ था। और वहाँ उसका क्या काम था, उनकी डॉक्टर उनकी डॉक्टरी का। तो उस हॉस्टल में एक ट्राईपोड का क्या काम था। न सिर्फ ट्राईपोड, बल्कि उस रूम में पोड के साथ एक रेफ्रिजरेटर भी मिला था। रेफ्रिजरेटर वो होता है कि जहाँ पर अंधेरा है, रोशनी नहीं पहुँच रही है, तो रेफ्रिजरेटर से लाइट दे देते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये शूट में ही इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद जब तफ्तीश हुई और उस वक्त तमाम लड़कों ने कुछ हिम्मत की और फिर एक कहानी सुनाई, और वही कहानी अब आपको सुनाता हूँ। सारे लोगों का जो बयान थे वो थे कि कोलकाता में इस आर जेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक तरह से अश्लील कहें या ब्लू फिल्म कहें या पोर्नोग्राफी कहें, उसको बनाने और वो बेचने का धंधा हो। और उसमें एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का भी नाम आया था, लेकिन वो नाम कौन सा है ये आज भी एक राज है। तो फिर कैसे और क्यों? तो एक तो आपको पता है कि हॉस्टल है, जगह कम है। फिर ये हुआ कि सेमिनार में अच्छी खासी जगह है, लेकिन कैसे? तो तरीका ये था जो मैंने शुरुआत की थी आपसे, कि इस
आर जेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 15 मिनट की दूरी पर कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनाकांची है। तो ये लोग वीकेंड में सैटरडे और संडे जब काम कम होता है और ओपीडी होती नहीं है, तो पहले तो ये होता है कि सोनाकांची से सेक्स वर्कर को बुलाते थे। सेक्स वर्कर को बुलाने के बाद उसकी पूरी शूट करते थे और फिर किसी नामचीन मॉडल या किसी ऐसी बीसी कैटेगरी की जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं, उनकी तस्वीरों को इम्पोज कर देते थे उस सेक्स वर्कर के ऊपर। उन तस्वीरों को इम्पोज कर देते थे और बाकी पूरी बॉडी दिखा रहे थे। ऐसा लगता है कि उसी मॉडल की बॉडी है और फिर वो एक धंधा सा चलता था। कई बार हुआ कि ऐन वक्त पर कोई फेस्टिवल था या कुछ और था, सेक्स वर्कर अवेलेबल नहीं है और अचानक इन लोगों को शूटिंग करनी है। तो ये तक कहा गया कि आप सुनकर बेचैन हैरान पता नहीं क्या होंगे कि आर जेकर हॉस्पिटल, जो कि अपना मोर्चरी है, मुर्दाघर है, डॉक्टर हैं, उनको ट्रेनिंग भी मिलती है वहाँ। तो कहते हैं कि ताज़ी लाश अगर आए मुर्दाघर में, बिल्कुल जिसकी कुछ वक्त पहले मौत हुई हो, तो उसकी न्यूड बॉडी को शूट कर लेते थे और उसके चेहरे पर किसी मॉडल या किसी और की तस्वीरों को उस पर इम्पोज कर देते थे। और यहाँ तक कि कई बार उन्हीं में से जूनियर डॉक्टर जो फीमेल थीं, उनकी तस्वीर को भी उन पर इम्पोज कर देते थे। मतलब बॉडी किसी और की, चेहरा किसी और का। अब अगर ये बात सच है कि अगर सेक्स वर्कर के साथ मुर्दा घर में ताज़ा ताज़ा आए मुर्दों के जिस्म को शूट किया किसी दूसरे का चेहरा लगाकर, और वो फिल्में बनाई जा रही हैं और ऐसे लोगों को परोसी जा रही हैं, तो ये सोच से परे की चीज़ है। तो ये सारा धंधा चलता था सैटरडे और संडे। धीरे धीरे जो जूनियर डॉक्टर आते थे उनको भी पता था, लेकिन कोई डर की वजह से आवाज़ नहीं उठा पाता था कि हटाओ, कौन पड़े इस चक्कर में। सौमित्र विश्वास भी जब इस हॉस्पिटल में आया तो उसे सारी चीज़ें पता चली, लेकिन वो खामोश रहा। बाकी लोगों की तरह कहा, ठीक है, क्या पंगा लेना, छोड़ो, हटाओ। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब सबसे पहले उसका एक दोस्त मेल एक ऐसी फिल्म में उसका चेहरा इम्पोज कर दिया गया कि जब उसने देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने जाकर पता किया कि कौन लोग ये कर रहे हैं, तो उसने झगड़ा किया और उन लोगों को धमकी भी दी कि ये ठीक नहीं है और मैं सारी पोल खोल दूंगा। लेकिन बात बनी नहीं। उसके कुछ दिन के बाद एक सौमित्र विश्वास की अपनी गर्लफ्रेंड थी, महिला मित्र। एक ऐसी फिल्म में उसके चेहरे को इम्पोज कर दिया गया। जब उसकी महिला मित्र ने उसको बताया तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने उन लोगों को धमकी दी कि मैं पोल खोलने जा रहा हूँ। और इत्तेफाक से ये बात अगस्त 2001 का ये मामला था और 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास की लाश उसके हॉस्टल के रूम में पंखे से झूलते हुए पाई गई। और 23 साल बाद अगस्त का महीना फिर एक जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल से बरामद हुई। और उसके बाद अब यही सारी बातें होती हैं। क्या सचमुच इस अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट या पोर्नोग्राफी का धंधा चल रहा है? इस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं, लेकिन दबी ज़ुबान में बहुत सारे डॉक्टर ये कहते हैं। और इसी के साथ नाम आता है इसी अस्पताल के उन्हीं प्रिंसिपल का, जिनकी खुद अपनी कहानी हैरान करने वाली है, संदीप घोष। यही इस आर जेकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे और ममता बनर्जी के सरकार और सरकार के ऊंचे अफसरों से इनके बहुत अच्छे संबंध भी हैं, बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। और यही वजह थी कि कभी इन पे कोई आँच नहीं आई। लेकिन इस पूरे मामले में हो सकता है कि अगर इसमें कुछ चौंकाने वाले राज और सच्चाई सामने आए तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत मुमकिन है कि ये सिर्फ आम मर्डर या आम रेप तक ही सीमित ना हो, इससे आगे भी कुछ हो सकता है कुछ बड़े चेहरे बेनकाब हों। हो सकता है कि इन्हीं डॉक्टरों में से कुछ चेहरे आपको देखने को मिलें। लेकिन मुझे लगता है कि इस मर्डर को साइड में रखूं तो इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सच बाहर आना चाहिए। और ये तभी सच बाहर आएगा जब सारे पॉलिटिकल, राजनीति, डॉक्टर और डॉक्टरों का यूनियन, ये सब एक तरफ हों और सिर्फ सच्चाई एक तरफ हो।
और उस सच्चाई को सच्चाई के साथ सामने लाया जाए, तभी ये मामला सामने आएगा। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी और घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कल मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।